हेलो गाइस, वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट 2 लेक्चर से हम डिस्कस कर रहे थे डिजाइनिंग ऑफ द गेटिंग एलिमेंट, जिसमें हमने गेट्स का डिजाइन किया था। लास्ट 2 लेक्चर्स में हम 4 टाइप्स के गेट्स अब तक पहुंच चुके हैं। दैट इज योर टॉप गेट, बॉटम गेट, आपका पार्टिंग लाइन गेट, और उसी के साथ हमने लास्ट में कंप्लीट किया था आपका स्टेप गेट्स। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा बड़ी कैविटीज होगी वी विल यूज द स्टेप गेट। ठीक है, गेट जिसमें आपके प्रोवाइडेड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द स्टेप। स्टेप गेट के मैंने एडवांटेजेस आपको बताए थे। अगर हम स्टेप गेट यूज करते हैं तो आपका जो लिक्विड मेटल होगा उसकी स्प्लैशिंग और टर्बुलेंस दोनों ही कम हो जाएंगे। ठीक है, स्प्लैशिंग मतलब क्या होता है? छींटे उछलना। मतलब जब भी आपका लिक्विड मेटल, जैसे आप कोई कंटेनर है जिसमें पहले से लिक्विड फिल किया हुआ है, अगर आप उसमें से ऊपर की तरफ से लिक्विड को और फिल करोगे तो उसमें स्प्लैशिंग होती है। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्प्लैशिंग वी विल यूज द स्टेप गेट इन लार्ज साइज ऑफ द कैविटीज। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फ्लूइडिटी। और फ्लूइडिटी क्या था? दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड मेटल। लिक्विड मेटल की प्रॉपर्टी थी। अब इसको हमने डिफाइन कैसे किया था? एबिलिटी ऑफ द लिक्विड मेटल। ये लिक्विड मेटल की एक एबिलिटी है जिसके कारण वो मोल्ड कैविटी में फ्लो करता है। और हम फ्लूइडिटी को कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ए स्पाइरल टेस्ट। स्पाइरल में हम क्या करते हैं? एक आपका स्टैंडर्ड स्पाइरल होता है जिसमें लिक्विड मेटल फ्लो करता है। लिक्विड मेटल को पोर किया जाता है पोरिंग टेम्परेचर पर, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू सम डिस्टेंस इट विल बी सॉलिडिफाई। और जितना वो डिस्टेंस कवर करता है बिफोर द सॉलिडिफिकेशन इट विल गिव द वैल्यू ऑफ द फ्लूइडिटी ऑफ द लिक्विड मेटल। आफ्टर दैट हमने डिफरेंट पैरामीटर्स को भी डिस्कस किया था। व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स विच अफेक्ट्स द फ्लूइडिटी ऑफ द लिक्विड मेटल? हमने विस्कोसिटी का डिस्कस किया था, हमने पोरिंग टेम्परेचर का डिस्कस किया था, हमने परसेंटेज ऑफ सैंड कंटेंट इन वाटर का भी डिस्कस किया था, सरफेस फिनिश ऑफ द कैविटी या फिर गेटिंग एलिमेंट्स उसका भी हमने क्या कर लिया था? डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज योर चोक एरिया। कि चोक एरिया क्या होता है? चोक एरिया, चोक एरिया मतलब होता है कि जो भी आपका गेटिंग एलिमेंट है, आपका जो भी गेटिंग एलिमेंट है उसमें जो सबसे मिनिमम एरिया होगा वो चोक एरिया होगा। तो चोक एरिया के बारे में अगर मैं फर्स्ट पॉइंट लिखना चाहूं, सो इट इज द मिनिमम एरिया, इट इज द मिनिमम एरिया अमंग ऑल द गेटिंग एलिमेंट्स। ये सबसे कम एरिया होगा। ठीक है, आपके गेटिंग एलिमेंट्स में जो सबसे कम एरिया होगा उसे हम कहेंगे चोक एरिया। ये चोक एरिया की जरूरत क्यों पड़ी है? ये इसलिए जरूरत पड़ी है क्योंकि डिजाइन ऑफ गेटिंग एलिमेंट्स में सबसे पहले चोक एरिया को ही कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले चोक एरिया को ही कैलकुलेट किया जाता है। बिना चोक एरिया के आप गेटिंग एलिमेंट्स का डिजाइन नहीं कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज इट विल कंट्रोल द फ्लो ऑफ द लिक्विड मेटल। इट विल कंट्रोल द फ्लो ऑफ द लिक्विड मेटल। इट विल कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विड मेटल। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ये जानकारी रखनी है कि ये मिनिमम एरिया होता है। इट विल कंट्रोल द फ्लो ऑफ द लिक्विड मेटल। और सबसे पहले चोक एरिया को ही कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम सभी गेटिंग एलिमेंट्स का डिजाइन करने बैठेंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करेंगे? सबसे पहले चोक एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम डिफरेंट एरियाज को फाइंड आउट करेंगे। इस चोक एरिया को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है जो कि बिल्कुल बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स से आया हुआ है। अगर मैं बात करता हूं आपसे मास फ्लो रेट की, व्हाट इज एम डॉट? एम डॉट का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, एम डॉट का फॉर्मूला होता है आपका रो ए वी। एम डॉट का फॉर्मूला क्या होता है? रो ए वी होता है। और ये एम डॉट क्या होता है? एम डॉट इज द मास फ्लो रेट ऑफ द लिक्विड मेटल। रो क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल। ए क्या हो जाएगा? एरिया। और वी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल। अब मैं इसको कास्टिंग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बताने वाला हूं कि कास्टिंग सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इस फॉर्मूला में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, कम टू द पॉइंट। इस एम को मैं एम रहने देता हूं, इस एम को मैं क्या रहने देता हूं? एम रहने देता हूं। डिवाइड बाय, ये एम डॉट है तो डिवाइड में इसमें क्या होगा? टाइम होगा। डिवाइड में क्या होगा? टाइम। और ये कौन सा टाइम है? दिस इज द फिलिंग टाइम। दिस इज द फिलिंग टाइम इक्वल्स टू रो का रो रहने दीजिए। रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल। ए, अगर मैं ए को डिफाइन करूं एज ए चोक एरिया, सो मैं ए को सिंपली ऐसे लिख रहा हूं चोक एरिया। और ये वी क्या हो जाएगा आपका? वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल। वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, ज्यादा लंबा डेरिवेशन करने से फायदा नहीं है, आपको ये सभी चीजें पता है। सो दिस इज अंडर रूट 2GHT।
√2GHT. इट इज इन द आइडियल केस. अगर आइडियल केस होगा मास फ्लो रेट विल बी इक्वल्स टू ρAV. अगर हम प्रैक्टिकल केस की बात करें तो इसके साथ एक CD और आ जाएगा, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज. दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज. अगर हम यहाँ से चोक एरिया के वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, सो चोक एरिया की वैल्यू क्या आएगी बताइए. व्हाट इज चोक एरिया? चोक एरिया विल बी इक्वल्स टू M डिवाइड बाय, डिवाइड में क्या क्या रहेगा इसके देखिए. सबसे पहले हम ऐसा करते हैं CD लिखते हैं, तो CD मल्टीप्लाई विद, किससे मल्टीप्लाई होगा? रो से. उसके बाद मल्टीप्लाई विद √2GHT, √2GHT, एंड इट विल बी मल्टीप्लाई विद TF. इट विल बी मल्टीप्लाई विद TF. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द चोक एरिया. ये किसकी वैल्यू है? चोक एरिया की वैल्यू है. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. ये फॉर्मूला क्या रखना है? याद रखना है, क्योंकि सबसे पहला ही पैरामीटर हम डिजाइन ऑफ द गेटिंग एलिमेंट्स में कैलकुलेट करते हैं चोक एरिया. किसको कैलकुलेट करते हैं? चोक एरिया को हम कैलकुलेट करते हैं. बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ρAV से आ चुका है. अगर हम यहाँ पे CD लगा देंगे तो आपको एक्चुअल मिल जाएगा. क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है. CD वैल्यू विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, सो उसके बारे में आपको बोधर नहीं होना है. ठीक है, ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं करनी है. अब मैं यहाँ पर जो डिफरेंट टर्म्स लिख चुकी है उनको बता देता हूँ कि वो कौन कौन सी टर्म है. वो पता भी तो होना चाहिए ना कि M क्या है. M इज द मास ऑफ कास्टिंग. द कास्टिंग यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस, उसका मास होता है, इट विल बी इन द kg. सो कम टू दिस पॉइंट, CD. व्हाट इज CD? CD इज द कोएफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज. CD इज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज. ये क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज. What is rho? Rho is the density of the liquid metal. Rho is the density of material. लिख लीजिए इसे, density of the material. G आपको पता ही है. ST क्या है? ST is the pouring height. ST is the pouring height. और ये pouring height किसका समेशन होता है? This is the summation of HC plus HS. HC plus HS. And what is TF? TF is the filling time. Filling time. और इसकी एक डेफिनेशन और क्या थी? It is the time required to fill. It is the time required to fill mold cavity. Time required to fill mold cavity. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. बिल्कुल सिंपल है. चोक एरिया अगर यहाँ रहेगा तो M के नीचे रो आ जाएगा, TF आ जाएगा. सो दिस इज द रो एंड दिस इज द TF √2GHT into CD. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. बिल्कुल सिंपल यहाँ से आ जाएगा. रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा. जो चीज़ आप रटने की कोशिश करोगे हो सकता है आज याद रहे, कल याद रहे, लेकिन 1-2 दिन बाद क्या होगा? आप उसे भूल जाएंगे. तो इसलिए रटने की कोशिश मत कीजिएगा. बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से उस फॉर्मूला को निकालिएगा और उसके बाद आपको ये फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा. चोक एरिया की वैल्यू आप सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जिसमें चाहो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो. चोक एरिया के बाद मैं आने वाला हूं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज योर गेटिंग रेशियो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. चोक एरिया के बाद अब मैं आने वाला हूं गेटिंग रेशियो पर. किस पे आने वाला हूं? गेटिंग रेशियो पर. तो गेटिंग एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं जल्दी से याद कीजिए. गेटिंग एलिमेंट्स में सबसे पहले होता है पोरिंग बेसिन. पोरिंग बेसिन के बाद क्या होता है? जल्दी से बताइए. स्प्रू. स्प्रू के बाद क्या होता है? स्प्रू बेस वेल. उसके बाद होता है रनर. उसके बाद होता है गेट. और उसके बाद क्या होता है? राइजर. सो अब आपका सिर्फ एक ही डिजाइन रह रहा है, दैट इज राइजर. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज द गेटिंग रेशियो, कि गेटिंग रेशियो क्या होता है. गेटिंग रेशियो क्या होता है? ठीक है, गेटिंग रेशियो क्या होता है? ये एरियाज का रेशियो है. किसका रेशियो है? एरिया का. ठीक है, किसका रेशियो है? एरिया का. और किन एरियाज का रेशियो है वो भी मैं बताऊंगा. पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट गेटिंग एलिमेंट्स क्या है. जल्दी से बता दीजिए. दैट इज द पोरिंग बेसिन, दिस इज द स्प्रू, रनर, और उसके बाद ये आपका गेट है, और उसके बाद आती है आपकी कैविटी. ठीक है, सो दिस इज द कैविटी. कैविटी के बाद होता है राइजर. तो जस्ट ए रफ स्केच, एक रफ स्केच बनाया मैंने आपको. अब देखिए आपको समझ आ जाएगा इसमें ये गेटिंग रेशियो किस किस का रेशियो होता है, किन किन एरियाज का रेशियो होता है. तो अभी मैं 3 गेटिंग एलिमेंट्स लिखने वाला हूं. दिस इज व्हाट? स्प्रू. दिस इज व्हाट? रनर.
एंड दिस पॉइंट इज व्हाट, गेट। स्प्रू को मैं डिनोट कर रहा हूं स्मॉल एस से, रनर को मैं डिनोट कर रहा हूं स्मॉल आर से, और गेट को मैं डिनोट कर रहा हूं स्मॉल जी से। ठीक है, तो इट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्प्रू टू द एरिया ऑफ द रनर टू द एरिया ऑफ द गेट। इट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्प्रू टू द एरिया ऑफ द रनर टू द एरिया ऑफ द गेट। सो कम, so it is the ratio of the area of the sprue, area of the runner, area of the gate. What is AS? AS is the area of sprue. AS is nothing, it is area of sprue. What is AR? AR is the area of runner. And what is AG? AG is the area of gate. Sir, sprue तो वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है, कौन सा एरिया लेंगे? क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में। स्प्रू का हम लेते हैं ये वाला एरिया, सबसे बॉटम एरिया। ठीक है, एग्जिट एरिया ऑफ द स्प्रू विल बी कंसिडर्ड हेयर। ये वाला एरिया नहीं लेंगे स्प्रू का, ऊपर वाला, ये वाला एरिया हम कंसिडर करेंगे एरिया ऑफ स्प्रू। ये वाला एरिया हम कंसिडर करेंगे एरिया ऑफ रनर, और गेट का तो आपका पता ही है, एरिया ऑफ द गेट। सो ये रेशियो आपको याद रखना है। इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द गेटिंग रेशियो? गेटिंग रेशियो मतलब क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्प्रू, एरिया ऑफ द रनर एंड एरिया ऑफ द गेट। समटाइम इट मे बी आस्क्ड लाइक दैट, गेटिंग रेशियो इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ, और ऑप्शन में गिवन होंगे स्प्रू गेट रनर, रनर गेट स्प्रू, स्प्रू रनर गेट, लाइक दैट। Then you have to find out that which is the correct option. So it is the ratio of sprue runner gate. पहले कौन आता है? स्प्रू, फिर कौन आता है? रनर, और फिर कौन आता है? गेट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस गेटिंग रेशियो, इस गेटिंग रेशियो के बेसिस पर हम क्या करते हैं? गेटिंग सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द गेटिंग रेशियो वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द गेटिंग सिस्टम इनटू टू पार्ट्स। हम गेटिंग रेशियो के अकॉर्डिंग गेटिंग सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है आपका अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। दूसरा होगा आपके सेकंड बी, दैट इज प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, दैट इज प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। पहले मैं इनके रेशियोज की बात करता हूं, फिर मैं इनका डायग्राम बना के बताऊंगा कि आपको इन डायग्राम्स में कौन सा एरिया क्या होता है। देखिए, होगा सभी में गेटिंग रेशियो इन्हीं एरियाज का रेशियो, दैट इज स्प्रू रनर गेट। पहले कौन आएगा? स्प्रू रनर गेट, SRG। ठीक है, सर जी, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में क्या होगा? अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में जो चोक एरिया होगा, कौन सा एरिया? जो चोक एरिया होगा, इट इज द एरिया ऑफ द स्प्रू, इट इज द एरिया ऑफ स्प्रू एट बॉटम और एग्जिट। मतलब अगर स्प्रू का एरिया मिनिमम है, अगर स्प्रू का एरिया मिनिमम है, दैट गेटिंग सिस्टम विल बी नोन एज ए अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। से फॉर एग्जांपल, अगर अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम की हम बात करें और अगर हम गेटिंग रेशियो की बात करें, तो गेटिंग रेशियो क्या क्या हो सकता है? देखिए, गेटिंग रेशियो क्या क्या हो सकता है? आपको स्प्रू का एरिया मिनिमम रखना है, सो दिस विल बी द एरिया ऑफ द स्प्रू रेशियो, एरिया ऑफ द रनर रेशियो, एरिया ऑफ द गेट। सो इट मे बी 1 2 3। ये क्या है? आपका मिनिमम है। ये क्या है? आपका 1 मिनिमम है। और भी ले सकते हो 1:2:2, और क्या ले सकते हैं? और हम ले सकते हैं 0.5:1:1। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या ध्यान रखना है? हमें सिर्फ यहां पर इतना ही ध्यान रखना है, द एरिया ऑफ द स्प्रू विल बी मिनिमम, area of the sprue will be minimum. If the area of the sprue will be minimum, then the area of the sprue is nothing, it is a choke area, it is a choke area. अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन है कि हम अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम यूज में ले रहे हैं, तो which means उसका मतलब क्या होगा? the area of the sprue will be minimum. अगर वो आपसे पूछता है what is the choke area, तो हमें सीधा डायरेक्टली किससे कैलकुलेट करना है? that is the area of the sprue. area of sprue को हमें कैलकुलेट करना है। इधर आइए, प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में क्या होगा? स्प्रू का एरिया मिनिमम नहीं होगा।
प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में क्या होगा, अगर हम बात करते हैं चोक एरिया की कि कौन सा एरिया मिनिमम होगा, तो यहां पर गेट का एरिया मिनिमम होगा। किसका एरिया? एरिया ऑफ द गेट, एरिया ऑफ द गेट, गेट का एरिया मिनिमम होगा। अगर हम बात करते हैं गेटिंग रेशियो की, तो गेटिंग रेशियो क्या होगा बताइए? गेटिंग रेशियो होता है एरिया ऑफ द स्प्रू टू द एरिया ऑफ द रनर टू द एरिया ऑफ द गेट। मिनिमम किसका होगा? गेट का होगा। आइए 3:2:1, मिनिमम किसका है? गेट का है। दैट इज द प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं 2:2:1 की, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात कर सकते हैं 2:1:0.5। ये बस मैं सिंपल आर्बिट्री एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। यहां पर देखिए कि मिनिमम किसका है सर? गेट का है। मिनिमम किसका है? गेट का है। एंड दिस गेट एरिया विल बी द चोक एरिया। दिस गेट एरिया विल बी द चोक एरिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। सो द क्वेश्चन इज दैट इफ द एरिया ऑफ द स्प्रू, एरिया ऑफ द रनर, एरिया ऑफ द गेट इज 1:2:1, तो इस कंडीशन में जो आपका गेटिंग सिस्टम होगा वो कौन सा होगा? जल्दी से बता दीजिए। इफ द एरिया ऑफ द स्प्रू, एरिया ऑफ द रनर एंड द एरिया ऑफ द गेट, इन तीनों का जो रेशियो है दैट इज 1:2:1, तो ये कौन सा गेटिंग सिस्टम होगा? यहां पर हम फंस सकते हैं कि सर यहां पर दो जगह 1 आ रहा है, अब क्या करें? आपने तो चॉइस ही नहीं दी, आपने तो चॉइस ही नहीं दी। अब क्या करें? इसका आंसर पता है क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। इसका आंसर आपको पता है क्या करना है? इसका आंसर आपको करना है प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। तो दिस इज द गेटिंग रेशियो। चोक एरिया कौन सा होता है? इन दोनों पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नाउ कम टू द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द गेटिंग रेशियो एंड द प्रेशराइज्ड एंड अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, कि एक्चुअल में अगर स्प्रू एरिया मिनिमम होगा तो क्या होगा, गेट का एरिया मिनिमम होगा तो क्या होगा। तो इसी में मैं कंटिन्यू करता हूं। सबसे पहले मैं अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में कंटिन्यू करूंगा और उसके बाद जो डिफरेंट पॉइंट्स पर डिस्कस मैं करने वाला हूं उसको मैं प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में भी डिस्कस करूंगा। तो दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा और कंपैरिजन होने से वो चीजें आपको क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। सो दिस इज योर अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। कौन सा गेटिंग सिस्टम है ये? अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम है। अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में कौन सा एरिया मिनिमम होगा? अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में जो चोक एरिया होता है, द चोक एरिया, ये कौन सा एरिया होगा? दिस इज द एरिया ऑफ स्प्रू, एरिया ऑफ स्प्रू। तो मतलब स्प्रू का मतलब क्या है कि स्प्रू का जो एक्सिट होगा दैट इज द मिनिमम एरिया अमंग द ऑल गेटिंग एलिमेंट्स। सो कम टू द डायग्राम ऑफ द गेटिंग एलिमेंट्स। तो ये आपका क्या है? मोल्ड बॉक्स। अब तो आपको याद भी हो गया होगा। सो दिस इज योर पोरिंग बेसिन, दिस इज स्प्रू, ये आपका क्या है? स्प्रू है। इसके बाद क्या है आपका? रनर, ये स्प्रू बेस वेल, ये क्या है? स्प्रू बेस वेल। ये यहां पर आ जाएगा आपके गेट एंड दिस इज कैविटी, राइजर, कैविटी। तो देखिए डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि मिनिमम एरिया कौन सा है। डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि मिनिमम एरिया कौन सा है। सो दिस एरिया, ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज चोक एरिया, दिस एरिया इज चोक एरिया। तो अगर ये चोक एरिया है तो ये गेटिंग सिस्टम कौन सा है? दिस गेटिंग सिस्टम इज नोन एज ए अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। जब आपका स्प्रू का बॉटम वाला ये वाला पार्ट मिनिमम एरिया का होगा तो ये चोक एरिया होगा, और जब स्प्रू का एरिया चोक एरिया है तो उस सिस्टम को हम कहते हैं अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर स्प्रू का एरिया मिनिमम है, अगर स्प्रू का एरिया मिनिमम है तो यहां से निकलने वाले लिक्विड मेटल की वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहां से निकलने वाले लिक्विड मेटल की वेलोसिटी ज्यादा होगी, लेकिन यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम। यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? यहां से निकलने वाले लिक्विड मेटल की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ये आगे वाला एरिया ज्यादा है, तो आगे वाला एरिया अगर ज्यादा है उसके कारण क्या होगा? वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब मैं क्या बोल रहा हूं? वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल
velocity of liquid metal which is entering into the mold cavity is very less नहीं, as compared to the pressurized gating system कम होगा, as compared to the pressurized gating system क्या होगा, कम होगा. So this is the unpressurized gating system. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है. क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, इस चोक एरिया के ऊपर प्रेशर वाला रीजन होगा. इस चोक एरिया के ऊपर क्या होगा, प्रेशर वाला रीजन होगा. आगे कांस्टेंट एरिया में, कांस्टेंट रनर एरिया में आपका लिक्विड मेटल फ्लो करेगा. तो जब लिक्विड मेटल आपका यहां से कैविटी में एंटर करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी, कम होगी. अगर लिक्विड मेटल की वेलोसिटी कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्प्लैशिंग एंड टर्बुलेंस. स्प्लैशिंग एंड टर्बुलेंस क्या होंगे, बहुत कम. स्प्लैशिंग और टर्बुलेंस की पॉसिबिलिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी, क्योंकि वेलोसिटी कम है. जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी तो छींटे उछलेंगे, अदरवाइज स्प्लैशिंग और टर्बुलेंस क्या रहेगा, कम रहेगा. इसी के साथ साथ अब मैं बात करता हूं मटेरियल की. किसकी, मटेरियल की. अब जल्दी से मुझे बता दीजिए किस मटेरियल के लिए लेस वेलोसिटी चाहिए. सर नॉन फेरस मटेरियल्स के लिए. किसके लिए, नॉन फेरस के लिए. नॉन फेरस के लिए हमें वेलोसिटी क्या चाहिए, कम चाहिए. स्प्लैशिंग और टर्बुलेंस क्या चाहिए, कम चाहिए. क्यों, क्योंकि सर ऑक्सीडेशन हो जाता है. याद कीजिए Al वाला कंसेप्ट, Al2O3 और Al वाला डेंसिटी डिफरेंस वाला. अब मैं आता हूं एयर एस्पायरेशन इफेक्ट पे. एयर एस्पायरेशन इफेक्ट. एयर एस्पायरेशन इफेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है. ठीक है, एयर एस्पायरेशन इफेक्ट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर का अंदर आ जाना. एटमॉस्फेरिक एयर का क्या आ जाना, अंदर आ जाना. अब देखिए यहां पर एरिया कम है, आगे एरिया ज्यादा है. यहां पर एरिया क्या है, कम है. यहां पर एरिया क्या है, ज्यादा है. इसलिए अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में क्या होगा, जो आपका एयर एस्पायरेशन इफेक्ट है वो हो सकता है, मे बी there is a possibility of the air aspiration effect in the unpressurized gating system. एयर एस्पायरेशन इफेक्ट के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कास्टिंग इल्ड के बारे में. किसके बारे में, कास्टिंग इल्ड. सो व्हाट डू यू मीन बाय द कास्टिंग इल्ड. कास्टिंग इल्ड का मतलब क्या होता है, कास्टिंग इल्ड का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ द कैविटी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द कैविटी प्लस द वॉल्यूम ऑफ द गेटिंग एलिमेंट्स. अब देखिए एरिया ज्यादा है आगे वाला, अगर आगे वाला एरिया ज्यादा है तो वॉल्यूम ऑफ द गेटिंग एलिमेंट्स विल बी इंक्रीज्ड. इफ द वॉल्यूम ऑफ द गेटिंग एलिमेंट्स विल बी इंक्रीज्ड देन द कास्टिंग यील्ड विल बी डिक्रीज्ड, व्हिच मींस कास्टिंग यील्ड क्या होगी, लेस होगी. कास्टिंग यील्ड क्या होगी, लेस होगी. तो मैं कंपेयर कर रहा हूं, अभी मैंने आपको प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम नहीं बताया है, लेकिन इन्हीं पॉइंट्स पर मैं प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में कंपैरिजन करने वाला हूं. ठीक है, देखिए अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल विल बी एंटर इनटू द मोल्ड कैविटी इज लेस. बिकॉज ऑफ द लेस वेलोसिटी देन व्हाट विल हैपन, द स्प्लैशिंग ऑफ द लिक्विड मेटल एंड द टर्बुलेंस ऑफ द लिक्विड मेटल विल बी वेरी लेस. There is a possibility of the air aspiration effect. There is a possibility of the air aspiration effect, and it can be used for the non-ferrous metal because velocity is less. Because velocity is less. In unpressurized getting system, the casting yield will be less because the volume of the getting elements will be increased. That's why इनके जो ये different मैंने points बताए हैं, एग्जाम में आपको याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, तो वेलोसिटी, ये जो आपका स्प्लैशिंग टर्बुलेंस है, ये जो आपका मटेरियल है, ये जो आपका एयर एस्पायरेशन इफेक्ट है, और ये जो कास्टिंग यील्ड है. बाकी मैंने आपको इसका गेटिंग रेशियो बता रखा है कि एरिया ऑफ द स्प्रू एट द एग्जिट विल बी द मिनिमम. एरिया ऑफ द स्प्रू एट द एग्जिट विल बी मिनिमम. नाउ कम टू द प्रेशराइज्ड गेटिंग. कौन सी पर अब आ रहे हैं हम, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम पे आ रहे हैं. सो दिस इज योर प्रेशराइज्ड गेटिंग. प्रेशराइज गेटिंग में क्या होगा, देखिए ये सब मैं रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे इन्हीं पॉइंट्स पर कंपैरिजन करना है. सो ये भी गया, ये भी गया. ठीक है, अब प्रेशराइज गेटिंग में मुझे ये डायग्राम वापस बनाना पड़ेगा. प्रेशराइज गेटिंग में ये डायग्राम मुझे वापस चाहिए.
ठीक है। प्रेशराइज गेटिंग में आप तब तक मुझे बताइए कि जो गेटिंग रेशियो होता है उन गेटिंग रेशियो में मिनिमम एरिया किसका होता है, गेटिंग रेशियो में मिनिमम एरिया किसका होता है। सो ये क्या है जल्दी से बताइए। दिस इज द पोरिंग बेसिन, स्प्रू, दिस इज द स्प्रू, दिस इज द रनर, दिस इज द रनर और दिस इज योर गेट, ठीक है, दिस इज योर गेट, यह आपका गेट है। अब पता चल गया होगा गेट का एरिया क्या है, मिनिमम है। गेट का एरिया क्या है, मिनिमम है, डायग्राम से दिख रहा है। चोक एरिया कौन सा होगा, एरिया ऑफ द गेट, सो दिस विल बी द चोक एरिया, दिस विल बी द चोक एरिया। अब अगर एरिया ऑफ द गेट इज द चोक एरिया देन द गेटिंग सिस्टम विल बी नोन एज ए प्रेशराइज गेटिंग। अगर आपका चोक एरिया कौन सा है, एरिया ऑफ द गेट, इफ एरिया ऑफ गेट इज चोक एरिया तो आपका गेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। मतलब उसके पीछे प्रेशर ज्यादा होगा, उसके पीछे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल विच इज एंटरिंग इनटू द मोल्ड कैविटी इज वेरी हाई, अपोजिट, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि एरिया मिनिमम है तो वेलोसिटी विच इज एंटरिंग इनटू द मोल्ड कैविटी इज वेरी हाई। अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो मुझे आप बताइए स्प्लैशिंग और टर्बुलेंस पर क्या इफेक्ट आने वाला है, देन द स्प्लैशिंग एंड टर्बुलेंस ऑफ द लिक्विड मेटल इज वेरी हाई। सो मेटेरियल कौन सा होगा, जल्दी से बता दीजिए, फेरस। क्यों, फेरस में हाई वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं है, इंप्योरिटीज को हम राइजर से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। याद आए कुछ, बिल्कुल सर याद आ चुका है। एयर एस्पायरेशन इफेक्ट पिछले में हो रहा था, इसमें नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लिक्विड मेटल यहां कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा, लिक्विड मेटल कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा, जिसके कारण एटमॉस्फेरिक एयर अंदर नहीं आ पाएगी। सो एयर एस्पायरेशन इफेक्ट की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एयर एस्पायरेशन इफेक्ट। कास्टिंग गिल्ड पिछले वाले में कम था, इसमें क्या होगा, ज्यादा। क्यों, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ द गेटिंग एलिमेंट्स विल बी डिक्रीज्ड। इफ द एरिया ऑफ द गेटिंग एलिमेंट्स विल बी डिक्रीज्ड देन द कास्टिंग यील्ड विल बी इंक्रीज। तो इसमें कास्टिंग यील्ड क्या होगी, मोर होगी एज कंपेयर टू अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। तो ये कंपैरिजन आपको दोनों का याद रखना है। अगर आप याद रखना चाहें तो आप टेबल बना के भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब प्रेशराइज्ड और अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के बाद में आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं और आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि व्हाट इज द गेटिंग रेशियो और चोक एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। तो चोक एरिया का फॉर्मूला मैंने रो ए वी से निकालना आपको बता दिया है, ठीक है। चोक एरिया निकालने के बाद आपको सिर्फ यह पता होना चाहिए कि प्रेशराइज्ड और अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में गेटिंग रेशियो किसका मिनिमम होता है, ठीक है। गेटिंग रेशियो में गेट जो आपका गेट का जो एरिया होगा वो किसका मिनिमम होता है। क्लियर है। चोक एरिया की कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है। चोक एरिया विल बी इक्वल्स टू m डिवाइड बाय CD इंटू √2GST इंटू TF, ऐसा करके फॉर्मूला लिखा था आपने, मल्टीप्लाई विद द रो ऑल्सो। उसके बाद हमने आपको बता रखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द गेटिंग रेशियो, रेशियो इज द एरिया ऑफ द रनर टू द एरिया ऑफ द स्प्रू टू द एरिया ऑफ द गेट। नहीं, भूल गए इतनी जल्दी, एरिया ऑफ द स्प्रू टू द एरिया ऑफ द रनर टू द एरिया ऑफ द गेट। पहले कौन आता है, स्प्रू, दूसरे पर कौन आता है, रनर, तीसरे पर कौन आता है, गेट। तो बातों ही बातों में फ्लो मत हुआ करो, ध्यान से सुना करो कि मैं कह क्या रहा हूं, कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो देखिए, एरिया ऑफ द स्प्रू, एरिया ऑफ द रनर, एरिया ऑफ द गेट, अपने आप पर क्या रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। अब मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको, दैट इज बेस्ड ऑन द गेटिंग रेशियो एंड द चोक एरिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको कोई और क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये क्वेश्चन ध्यान से कर लिया तो आपको और कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी भी न्यूमेरिकल में नहीं फंसोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। दो फॉर्मूले हैं, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से आपको सिर्फ एक फॉर्मूला ही याद रखना है, बाकी तो रेशियो है। रेशियो आप क्या याद रखेंगे, रेशियो तो आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ द स्प्रू टू द एरिया ऑफ द रनर टू द एरिया ऑफ द गेट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is in a gating design the gating ratio is 1:2:3। in a gating design हम क्या कर रहे हैं, गेटिंग डिजाइन कर रहे हैं। मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखिए, in a gating design the gating ratio
is 1:2:3. 1:2:3. It is used to produce a casting of mass 30 kg. It is used to produce a casting of mass 30 kg. Casting of mass 30 kg. Density of the material is, मेटेरियल की डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज, मटेरियल की डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज 2700 kg पर मीटर क्यूब. 2700 kg पर मीटर क्यूब. 2700 kg per meter cube. Filling time that is required is 10.5 seconds. Time required to fill mold cavity. Time required to fill mold cavity is 10.5. This is second. Okay, so height of the liquid metal above the gate is 200 mm. Height of the liquid metal above the gate is 200 mm. ST की वैल्यू है 200 mm. Assume CD as 0.98. Assume CD 0.98 and calculate the dimension of gate. हमें किसकी कैलकुलेशन करनी है? Dimension of the gate. Calculate the dimensions of gate. गेट की हमें डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है, एरिया फाइंड आउट नहीं करना है. व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द गेट. ठीक है, सो व्हाट आर द गिवन डाटा. सबसे पहले डाटा देखते हैं. हमें गेटिंग रेशियो गिवन है और ये गेटिंग रेशियो क्या है? 1:2:3. 1:2:3 का मतलब क्या है कि ये कौन सा गेटिंग है? दैट इज योर अनप्रेशराइज्ड. गेटिंग. और अगर अनप्रेशराइज्ड गेटिंग है तो चोक एरिया कौन सा होता है? दैट इज द एरिया ऑफ द स्क्रू एट द एग्जिट. It is used to produce a casting of mass 30 kg. So the value of the M is given. So this is the value of the M. And the density of the metal is given as a 2700 kg per meter cube. काफी स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका होगा. वेरी गुड. टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द मोल्ड कैविटी इज 10.5 seconds. So this is the value of the TF. You should not find out the value of the TF with the help of the formula. ठीक है, ये वैल्यू डायरेक्ट गिवन होगी क्वेश्चन में डायरेक्टली, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा. तो हाइट ऑफ द लिक्विड मेटल अबव द गेट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द HT. एज्यूम द वैल्यू ऑफ द CD एज 0.98. इट इज क्लियरली इंडिकेटेड. हमको मेंशन करना है. ठीक है, अगर मेंशन नहीं है फॉर्मूले में या फिर क्वेश्चन में तो आप 1 वैल्यू एज्यूम कर सकते हो. सो वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ द गेट. ये गेट की डायमेंशन पूछ रहा है. सो कम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में पहले चोक एरिया की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए. चोक एरिया की वैल्यू क्या होती है? इट विल बी इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मास के नीचे क्या होता है? दैट इज CD इंटू रो इंटू √2GHT मल्टीप्लाई विद TF. दैट इज द फिलिंग टाइम. दिस M विल बी गिवन इन द क्वेश्चन एज 30 kg divided by the value of the CD is 0.98 multiply with the value of the rho that is 2700 kg per meter cube multiply with √2GHT. So this will be √2 into 9.81 meter per second square. The value of the ST is given in mm, so we will convert into in meter. So this will be 200 divided by 1000 multiply with TF. So this will be multiplied with the TF, that is 10.5 seconds, and you will get the choke area. So this choke area will be 5.45 into 10 raised to power minus 4 meter square. 5.45 into 10 raised to power minus 4 meter square. We can convert this choke area into centimeter square. So this value will be equal to 5.45 centimeter square. तो ये आपका चोक एरिया है. कौन सा एरिया है? चोक एरिया. अब हम बात करते हैं गेटिंग रेशियो में. अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम है, तो जब अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम होता है तो चोक एरिया कौन सा एरिया होता है? इट इज द एरिया ऑफ स्प्रू.
तो मतलब एरिया ऑफ द स्प्रू इज 5.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, but the ratios of the areas are given. So what is the ratio? Area of the sprue to the area of the runner to the area of the gate. So we know that this ratio is 1:2:3. तो हमें 1 की वैल्यू गिवन है, 5.45 है, तो हमें 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द गेट. सो द एरिया ऑफ द गेट विल बी इक्वल्स टू 3 into 5.45. 5 3 15, 1 5 4 3 12 and 1 13, and this will be 16.35 centimeter square. So this is the area of the gate. This is the area of gate. ये किसका एरिया है? गेट का एरिया है. अब हम बात करते हैं, this area of the gate will be equals to pi/4 diameter of the gate square, diameter of the gate square, and this value will be equals to 16.35 centimeter square. तो यहां से आप डायमीटर ऑफ द गेट कैलकुलेट कर सकते हो. ये किसके इक्वल होगा? 16.35 into 4 divided by pi, and the diameter of the gate will be equals to under root of 16.35 into 4 divided by pi. यहां से आप गेट के डायमीटर की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए. तो दिस विल बी योर क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर चोक एरिया. चोक एरिया पर बेस्ड है एंड द प्रेशराइज एंड अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम. इसी क्वेश्चन में हम आगे बढ़ सकते हैं. इसी क्वेश्चन में अगर मैं चेंज कर देता हूं, इसी क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए है. सो दिस क्वेश्चन विल बिकम होमवर्क. वी विल गिव यू होमवर्क. दिस क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क. अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, गेटिंग सिस्टम चेंज कर रहा हूं. क्या कर रहा हूं? गेटिंग सिस्टम चेंज कर रहा हूं. यह आपको मैंने दे दिया 3:2:1. क्या दे दिया? 3:2:1. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? डायमेंशंस ऑफ द रनर एंड गेट. डायमेंशंस ऑफ द रनर एंड गेट. सेम प्रोसेस रहेगा, आपको चोक एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. यही चोक एरिया आएगा, ठीक है. बस आपका यहां पर चेंज होगा. यहां पर क्या चेंज होगा? आपका चोक एरिया कौन सा हो जाएगा? चोक एरिया विल बी द एरिया ऑफ द गेट इन केस ऑफ द प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम. ये कौन सा गेटिंग सिस्टम हो गया? प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम हो गया. वहां से आप क्या कर सकते हो? गेट का डायमीटर निकाल सकते हो. वहां से आप रनर का एरिया निकाल सकते हो, और रनर का एरिया फाइंड आउट करने के बाद आप क्या कर सकते हो? इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो. तो यहां पर आपका चोक एरिया का कंसेप्ट क्या होता है, क्लियर होता है. अब मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आने वाला हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, इस टॉपिक से सभी एग्जाम्स में, हर एग्जाम में, कोई भी आप एग्जाम दे दो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, एक क्वेश्चन 101% आता है. ठीक है, श्योर है ये क्वेश्चन. और वो टॉपिक क्या है, आप जल्दी से गेस कीजिए, जिसमें आप मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज हो जाते हो. दैट इज सॉलिडिफिकेशन टाइम. सॉलिडिफिकेशन टाइम पर एक क्वेश्चन पक्का आता है, और सॉलिडिफिकेशन टाइम पर ही आपका डिजाइन ऑफ राइजर टिका हुआ है. अगर आपको सॉलिडिफिकेशन टाइम बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, तो आप राइजर को आसानी से डिजाइन कर सकते हो. तो दिस इज द फाउंडेशन फॉर द डिजाइन ऑफ द राइजर. ठीक है, इसीलिए मैं आपको डिजाइन पढ़ाने से पहले सॉलिडिफिकेशन टाइम बता रहा हूं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिडिफिकेशन टाइम. द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिडिफिकेशन टाइम. मतलब आपकी कास्टिंग कितने टाइम में सॉलिडिफाई होती है, उस टाइम को हम कैलकुलेट कर रहे हैं. आपकी कास्टिंग कितने टाइम में सॉलिडिफाई होती है, उसको हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं. तो इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं कोरिनोस प्रिंसिपल. ठीक है, इस प्रिंसिपल को अब हम पढ़ने वाले हैं. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा था? द सॉलिडिफिकेशन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द V square, where V is the volume of casting. V is the volume of casting, and this solidification time is inversely proportional to, it is inversely proportional to 1 by A square, and this A is nothing, it is the surface area. A is the surface area of casting. तो ये सॉलिडिफिकेशन टाइम आपके वॉल्यूम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. ठीक है, और आपके एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. एरिया के स्क्वायर के क्या है?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब मैं इन दोनों को कंबाइंड कर देता हूं तो आपका जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होगा ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू v बाई ए स्क्वायर, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू v बाई ए स्क्वायर। ये हम आसानी से समझ सकते हैं, देखिए कैसे। सॉलिडिफिकेशन टाइम मतलब सॉलिड होने में कितना टाइम लग रहा है, उसे सॉलिड कास्टिंग में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, उसे हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम। ओके, सो दिस सॉलिडिफिकेशन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द v स्क्वायर, मतलब वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। वाई? क्योंकि जितनी बड़ी कास्टिंग होगी, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, उसको सॉलिडिफाई होने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द square of the volume. Now come to the next. Why it is inversely proportional to the square of the area? Because जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, और जितना ज़्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा उतनी जल्दी कूलिंग होगी, उतनी जल्दी क्या होगी, कूलिंग। क्या कह रहा हूं मैं, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, और जितना ज़्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा उतनी ज़्यादा कूलिंग रेट होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, कूलिंग रेट होगी, मतलब उतना कम टाइम लगेगा। क्यों, देख लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Q की वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब d2 की वैल्यू कम होगी। व्हाट इज d2? d2 इज द चेंज इन टाइम। सो टाइम क्या होगा, कम। ये हम बिल्कुल सिंपल समझ सकते हैं कि एग्जांपल से, कि आप कप में चाय पीते हैं, ठीक है, पानी, दूध पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, वट एवर यू ड्रिंक, वट एवर यू टेक। तो अगर वो बहुत गर्म है तो उसको ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉसर में डाल देते हैं। कप के साथ आता है दो सॉसर, उसमें हम डाल देते हैं। तो उसमें डालने के बाद क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विल बी इंक्रीज, rate of heat transfer will be increase, and due to increase in the rate of heat transfer the solidification time will be decrease, the solidification time will be decrease। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, ठीक है। अब आपके पास क्या है, दो ग्लासेस हैं, एक ग्लास फुल है, एक ग्लास हाफ फिल है, ठीक है, आधा भरा हुआ है। दोनों ग्लास में जो भी लिक्विड है, जो भी फ्लूइड है, उन दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों में 60 डिग्री सेंटीग्रेड का है। अब मुझे एक बात बताइए आप, कि दोनों में सबसे पहले ठंडा कौन सा होगा, जिसमें वॉल्यूम कम है। मतलब सबसे ज़्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किस में चाहिए हमें, ज़्यादा वॉल्यूम वाले में, ठीक है। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर साइज बढ़ेगा, लिक्विड मेटल बढ़ेगा, तो जैसे ही लिक्विड मेटल बढ़ेगा उसको ठंडे होने में भी तो उतना टाइम लगेगा, उसको ठंडा होने में क्या लगेगा, उतना ही टाइम। सो दिस इज द सॉलिडिफिकेशन टाइम। जितनी बड़ी कास्टिंग उतना ज़्यादा सॉलिडिफिकेशन टाइम, और जितना ज़्यादा एरिया उतना कम सॉलिडिफिकेशन टाइम, बिकॉज इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटा रहे हैं, और जैसे ही हम ये हटाएंगे, ये साइन हटाएंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। सो दिस Ts विच इज प्रोपोर्शनल टू v बाई ए स्क्वायर। जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू k, दिस कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू k, दिस इज v बाई ए स्क्वायर। और इस k को हम क्या कहते हैं, इस k को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन फैक्टर। क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन फैक्टर कहते हैं। अब जल्दी से मुझे इस k की यूनिट बताइए, k की यूनिट क्या होती है, ठीक है। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ k? k will be equals to Ts डिवाइड बाय v बाई ए स्क्वायर। Ts की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, डिवाइड बाय वॉल्यूम की मीटर क्यूब, एरिया की मीटर स्क्वायर, होल स्क्वायर। सो दिस यूनिट विल बी कम्स आउट सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो सॉलिडिफिकेशन फैक्टर की यूनिट क्या होती है, सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एंड दिस सॉलिडिफिकेशन फैक्टर विल डिपेंड अपॉन द अदर थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, ठीक है। ये जो आपका सॉलिडिफिकेशन फैक्टर होता है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। सो दिस सॉलिडिफिकेशन फैक्टर इज फंक्शन ऑफ, किस किस का फंक्शन होता है ये, इट इज द फंक्शन ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी K डैश, इट इज द फंक्शन ऑफ द थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा, एंड इट इज द फंक्शन ऑफ द स्पेसिफिक हीट, it is the function of the specific heat. Now come to the point that what is K dash? K dash is the thermal conductivity.
K dash is the thermal conductivity. What is alpha? Alpha is the thermal diffusivity. Alpha is thermal diffusivity. What is C? C is the specific heat. C is the specific heat. क्लियर है? थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है कि हीट को कंडक्टिविटी करने की प्रॉपर्टी, और ये कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी कहाँ आ रही है? कंडक्शन में आ रही है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतनी ही ज्यादा हीट कंडक्शन के थ्रू फ्लो होगा। किसके थ्रू फ्लो होगा? कंडक्शन के थ्रू फ्लो होगा। थर्मल डिफ्यूजिविटी मतलब कि हीट जितनी ज्यादा डिफ्यूज हो सकती है उसका मटेरियल का जो थर्मल डिफ्यूजिविटी है उतना ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट मतलब हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द यूनिट टेम्परेचर, मतलब यूनिट टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, यूनिट मास के यूनिट टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो हीट का अमाउंट चाहिए उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। उसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। अब देखिए ये K इन पर कैसे डिपेंड करता है, अपना जो ये वाला K है इन पर कैसे डिपेंड करता है, इसको देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए ये जितना ज्यादा K का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा TS का वैल्यू होगा। जितना ज्यादा K का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा TS का वैल्यू होगा। जितना कम K का वैल्यू होगा उतना कम TS का वैल्यू होगा। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। देखिए दिस K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी K डैश। वाई? क्योंकि अगर थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू द कंडक्शन विल बी मोर, एंड इफ द रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन विल बी मोर देन द लिक्विड मेटल विल टेक लेस टाइम इनटू सॉलिडिफिकेशन। अगर आपका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बहुत ज्यादा होगा, और अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बहुत ज्यादा है तो बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा, क्योंकि रेट बहुत ज्यादा है जिसके कारण हीट बहुत ज्यादा निकल रही है, और जितनी ज्यादा हीट निकलेगी उतना जल्दी सॉलिडिफिकेशन होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं जितना जल्दी सॉलिडिफिकेशन होगा उतना कम TS होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K डैश। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। जितनी जल्दी हीट डिफ्यूज हो जाएगी उतना जल्दी आपका मटेरियल कूल डाउन होगा, और जितना जल्दी कूल डाउन होगा TS उतना कम होगा, और अगर TS कम हो रहा है तो K विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। K इज प्रोपोर्शनल टू C। K इज प्रोपोर्शनल टू C मतलब यूनिट टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए, अगर मान लो C की वैल्यू बहुत ज्यादा है, अगर C की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो उसका मतलब है यूनिट टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा हीट को रिजेक्ट करना पड़ेगा, और अगर बहुत ज्यादा हीट को रिजेक्ट करना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, और अगर बहुत ज्यादा टाइम चाहिए तो K विल बी प्रोपोर्शनल टू C। क्यों? क्योंकि ये देखो आमने सामने, अगर बहुत ज्यादा टाइम चाहिए तो K विल बी प्रोपोर्शनल टू C। K विल बी प्रोपोर्शनल टू C। तो यहां तक आपके क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। नाउ कम टू द रेशियो V बाई A। इस रेशियो का एक नाम होता है V बाई A को हम क्या कहते हैं? देखिए V बाई A को हम कहते हैं मॉडुलस। V बाई A को हम क्या कहते हैं? मॉडुलस कहते हैं। तो अब हम डिफरेंट ज्योमेट्रीज की मॉडुलस को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो V बाई A को आपको याद रखना है, V बाई इज द मॉडुलस। V बाई A को हम क्या कहते हैं? मॉडुलस। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम टू द सरफेस एरिया इन कैस्टिंग इज नोन एज ए मॉडुलस। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं V बाई A इज मॉडुलस। इसे हम क्या कहते हैं? मॉडुलस कहते हैं। इस रेशियो का हमने नाम दे रखा है, दैट इज द मॉडुलस। नाउ कम टू द फर्स्ट क्यूब। अगर आपके पास कोई क्यूब है और उसकी साइड है वो A है, क्या है? A। तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए सो दिस इज ए क्यूब जिसकी हर साइड, एवरी साइड इज A। एवरी साइड इज A। दिस इज A, दिस इज A। ठीक है, अब देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम विल बी A क्यूब एंड द एरिया विल बी 6A स्क्वायर। सो द मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी? मॉडुलस की वैल्यू होगी V बाई A विल बी इक्वल्स टू A क्यूब डिवाइड बाई 6A स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? इसकी वैल्यू बताइए जल्दी से। A बाई 6 के इक्वल आ जाएगी। किसके? A बाई 6 के। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड ज्योमेट्री दैट इज स्फीयर।
तो ये था क्यूब जिसकी एक साइड ए थी, सभी साइड ए थी। अब हम बात करते हैं स्फेयर की। तो स्फेयर जिसका डायमीटर है d, ठीक है, सो दिस इज योर स्फेयर हुज डायमीटर फाई इज कैपिटल D, स्मॉल d भी ले सकते हो। और इसका अगर हम मॉडुलस देखें, सो मॉडुलस विल बी इक्वल्स टू v बाई ए, एंड v बाई ए, स्फेयर का a आपका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो दिस विल बी 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 to 4 विल बी कैंसिल आउट एंड इट विल बी r/3। और r क्या होता है d/2, r क्या होता है d/2। सो दिस विल बी d/6, दिस विल बी इक्वल्स टू d/6। अब मैं बात करता हूँ सिलेंडर की। किसकी? सिलेंडर की। बहुत ही सिंपल है कास्टिंग, ये जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, इसमें कोई ऐसे टिपिकल रिलेशंस यूज में नहीं आते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूलेज है, यही यूज में आने वाले हैं। सो दिस विल बी योर स्फेयर। अब मैं बात कर रहा हूं सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में क्या होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लाइक दैट। इसका जो डायमीटर है सो दिस विल बी d। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो आप ले लीजिए l। सिंपली v बाई ए डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v बाई ए? सो वॉल्यूम विल बी π/4 d² इंटू h डिवाइड बाय, ये तो वॉल्यूम था, सरफेस एरिया। पहले तो इसके जो दो बेस हैं फ्रंट और जो इसका ये जो बैक है इसकी हम बात करें तो ये जो सर्कुलर सेक्शन है इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा ट्वाइस ऑफ π/4 d² प्लस इसका पेरिफेरिकल एरिया क्या होगा, लेंथ दैट इज πd इंटू विड्थ दैट इज l, πd l। सो दिस विल बी π/4 d² इंटू 2 प्लस πd l। ये किसके लिए हो जाएगा, सिलेंडर के लिए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कोई स्लैब की या फिर क्यूबॉइड की, ठीक है, जिसकी सभी साइड इक्वल ना हो, एल बी एच हो, लेंथ विड्थ और हाइट हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपने फोर्थ ज्योमेट्री की बात करते हैं, स्लैब की। किसकी बात कर रहे हैं, स्लैब की बात कर रहे हैं। सो स्लैब कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है, जिनके सभी साइड्स की जो लेंथ है वो अनइक्वल होती है, ठीक है। ये वाली जो लेंथ है इसको मैंने नाम दे दिया है L। क्या दे दिया है, L। इस वाली विड्थ को मैंने नाम दे दिया है B, ले लीजिए, ठीक है। और इस थिकनेस को मैंने नाम दे दिया, हाइट को मैंने नाम दे दिया है H। इसका वॉल्यूम क्या होगा, सो V बाई ए, वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू L इंटू B इंटू H, L इंटू B इंटू H, एंड द एरिया विल बी ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। 10th क्लास की ज्योमेट्री है ये, क्या है, 10th क्लास की ज्योमेट्री है, ठीक है। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, अब मैं नेक्स्ट की बात करने वाला हूं इलिप्टिकल शेप की। किसकी, इलिप्टिकल शेप की। तो इलिप्टिकल सिलेंडर, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की जो बात करने वाला हूं दैट इज योर इलिप्टिकल सिलेंडर, दैट इज योर इलिप्टिकल सिलेंडर। साफ कर देता हूं मैं पूरा क्योंकि उसका थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, आपको डिस्क्राइब करना है। सो दिस नेक्स्ट फॉर्मूला विल बी फॉर योर इलिप्टिकल सिलेंडर। इसको समझाना भी है, इलिप्टिकल सिलेंडर की इसका फॉर्मूला हम कैसे याद रखें, बहुत ही इजी है याद रखना। देखिए, ये कोई एक सिलेंडर है आपका इलिप्टिकल, ठीक है, दिस इज योर इलिप्टिकल सिलेंडर। ये वाली जो एक्सिस है दैट इज योर माइनर एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस है दिस इज योर मेजर एक्सिस, ठीक है। ये वाली एक्सिस है आपकी माइनर एक्सिस, ये वाली एक्सिस है आपकी मेजर एक्सिस। ये वाली जो एक्सिस है, जो माइनर एक्सिस है, इसको मैं नाम दे रहा हूं, इसकी जो लेंथ है उसको मैं नाम दे रहा हूं ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ बी। इस को मैं नाम दे देता हूं ट्वाइस ऑफ ए। व्हाट इज ट्वाइस ऑफ ए, इट इज द मेजर एक्सिस। ए मतलब क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस। ए मतलब क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस, दिस इज द ए। और बी मतलब क्या हो जाएगा, बी मतलब क्या हो जाएगा, सेमी माइनर एक्सिस। बी मतलब क्या होगा, सेमी माइनर एक्सिस। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब देखो इसका एरिया का फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं। देखिए, एक सर्कल है, इसकी कोई रेडियस है r,
तो इसका एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर, दैट इज पाई आर स्क्वायर। सेम फंडा मैं यही यूज में लेने वाला हूं। यहां पर आर नहीं है, यहां पर ए और बी है, और ए और बी क्या है, सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस। तो इसका ये ऊपर वाला जो एरिया है इलिप्टिकल पार्ट का, उस एरिया की वैल्यू क्या होगी, पाई इंटू ए इंटू बी, पाई इंटू ए इंटू बी। सो v बाई ए की वैल्यू हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि v बाई ए की वैल्यू क्या होगी। सो दिस v बाई ए, v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू होगी, देखिए एरिया कैलकुलेट कीजिए, पाई इंटू ए इंटू बी इंटू इसकी हाइट, हाइट को हम लिख सकते हैं दिस इज द हाइट h, दिस इज द हाइट h। तो हाइट को मैं क्या लिख सकता हूं, h लिख सकता हूं। क्लियर है, हाँ सब बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू द एरिया। एरिया पहले तो ऊपर वाला और नीचे वाले दो इलिप्स होंगे, सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ पाई इंटू ए इंटू बी, ट्वाइस ऑफ पाई इंटू ए इंटू बी। अब उसके बाद हमें इसका क्या करना है, पेरिफेरिकल एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, पेरिफेरिकल एरिया, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एंड इट विल बी मल्टीप्लाई विद, ये अंडर रूट के अंदर नहीं होगा, इट विल बी मल्टीप्लाई विद h, इट विल बी मल्टीप्लाई विद h। सो दिस विल बी द इलिप्टिकल एरिया एंड दिस विल बी योर पेरिफेरिकल एरिया। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, यहां पर सिर्फ ए की जगह ऐसी होगी जहां पर आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बाकी जगह आपको कहीं भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। हालांकि इस फॉर्मूले के आने के चांसेस काफी रेयर है, लेकिन फिर भी हमें इस फॉर्मूले को क्या रखना है, याद रखना है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट पर हम क्या करने वाले हैं, इस प्रिंसिपल पर जिस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को अब हम करने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी इजी है, कई बार कुछ दे के, अगर हम कह सकते हैं कि छोटी कास्टिंग देके बड़ी कास्टिंग का टाइम पूछ लिया, बड़ी कास्टिंग देके छोटी कास्टिंग का टाइम पूछ लिया, हो सकता है कि स्फेरिकल का कुछ देके उसकी रेडियस में कुछ चेंज करके टाइम में क्या चेंज हो रहा है वो पूछ लिया, परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम, परसेंटेज डिक्रीज इन टाइम, ठीक है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है। एक तो चीज ये, कितना टाइम हो चुका है, 1 गुना 2 गुना, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, कितना टाइम डिक्रीज हो चुका है, वो भी हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं अब हम इस पर किस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखिए, ए मोल्टन ड्रॉप ऑफ द लिक्विड मेटल। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ए मोल्टन ड्रॉप, ए मोल्टन ड्रॉप। तो ड्रॉप अगर मेंशन कर रखा है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि वो जो आपका ज्योमेट्री है वो स्फेरिकल ज्योमेट्री है। सो ए मोल्टन ड्रॉप ऑफ लिक्विड मेटल, सो दिस विल बी ए मोल्टन ड्रॉप ऑफ लिक्विड मेटल विच इज इन स्फेरिकल फॉर्म। इसने मेंशन भी कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विच इज इन स्फेरिकल फॉर्म। कौन सी फॉर्म में ये, स्फेरिकल फॉर्म में है। So this will be a molten drop which is in spherical form with 2 mm radius will solidify in 10 seconds with 2 mm radius. So the radius is 2 mm. Very good. So with 2 mm radius is solidify in 10 seconds will be solidify in 10 seconds. 10 seconds में 2 mm रेडियस वाली मोल्टन लिक्विड मेटल की जो ड्रॉप है वो सोल्डिफाई हो रही है। व्हाट विल बी द सॉल्डिफिकेशन टाइम ऑफ द सेम मोल्टन ड्रॉप विद डबल द रेडियस। व्हाट विल बी द, अब चेंज क्या किया इसने, व्हाट विल बी द सॉल्डिफिकेशन टाइम। अब इसने क्या किया है, रेडियस को डबल कर दिया है, रेडियस को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, लेकिन मटेरियल सेम है। फॉर सेम ड्रॉप ऑफ लिक्विड मेटल, यानी के की वैल्यू सेम है, for same drop of liquid metal whose radius is doubled, तो अगर ये रेडियस यहां ना भी देता ना तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो देखिए कैसे हो रहा है। क्वेश्चन में सब डाटा गिवन है, आपको बताया सॉल्डिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉडुलस स्क्वायर, मॉडुलस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर दे रखा है कि जो आपका लिक्विड मेटल है वो किस फॉर्म में है, वो स्फेरिकल फॉर्म में है।
किस फॉर्म में? स्फेरिकल फॉर्म में। सो द रेशियो ऑफ V by A फॉर स्फेयर, द रेशियो ऑफ V by A फॉर स्फेयर, इसकी वैल्यू क्या होती है? R/3 और D/6। तो यहाँ रेडियस मेंशन है तो हम रेडियस को यूज में ले सकते हैं। तो हम पहली ड्रॉप की बात करते हैं। TSA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V by A स्क्वायर एंड TSB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V by A B स्क्वायर। ठीक है, तो V by A for A will be equals to RA/3, so this will be RA/3 and V by A for B will be equals to, अब हमने रेडियस को डबल कर दिया है, so this will be twice of RA/3, twice of RA/3। हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? B के लिए कैलकुलेट करनी है। तो B के लिए जब हमें कैलकुलेट करनी है तो B को हम ऊपर रखेंगे, A को नीचे रखेंगे। सो दिस TSB डिवाइड बाय TSA विल बी इक्वल्स टू V by A B स्क्वायर डिवाइड बाय V by A स्क्वायर। स्क्वायर है यहाँ पर, स्क्वायर में हम जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं। सो रखिए, so this will be twice of RA divided by 3 square divided by RA divided by 3 square. So this 3 to 3 will be cancel out, RA to RA will be cancel out, तो क्या बच जाएगा? 2 का स्क्वायर। So this will be 2 square और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो हमारे पास किसकी वैल्यू होगी? TSB डिवाइड बाय TSA। अब हमें ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है? TSB की वैल्यू पूछ रहा है। सो TSB विल बी इक्वल टू 4 इंटू TSA। TSA की वैल्यू इसने कितनी गिवन है? दैट इज 10 सेकेंड। दिस इज 10 सेकेंड। अब ये 10 की वैल्यू को पुट हम यहां कर देंगे, 4 इंटू 10 विल बी इक्वल्स टू 40 सेकेंड। ऐसा इजी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, आएगा, ऐसा आपको रखना है। ठीक है, तो यही रिदम रहेगी। प्रोपोर्शनलिटी के हमें के की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर रेशियो ले रहे हैं। अब रेशियो लोगे तो यहाँ पे के से के कट जाएगा ना, तो के लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जब भी आप रेशियो लोगे किसी भी प्रोपोर्शन में तो वो जो कांस्टेंट होता है वो अपने आप कट जाता है। ठीक है, तो बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से प्रोपोर्शन हटाओ, के लिखो, फिर यहाँ हटाओ, के लिखो, फिर बाद में उसको काटो, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है के की वैल्यू से। अब हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। जब तक मैं वो क्वेश्चन लिखूंगा आई होप आप वो क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन है तो काफी इजी, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिदम में चेंज है। जो आपका एल्गोरिथम है क्वेश्चन सोल्व करने का, उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। अब वो क्वेश्चन क्या है देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं लिखता हूं। क्वेश्चन है, ए क्यूबिकल कास्टिंग विल सॉलिडिफाई इन 5 मिनट्स। ए क्यूबिकल कास्टिंग इसमें दे रखा है, ए क्यूबिकल कास्टिंग विल सॉलिडिफाई इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स में सॉलिडिफाई हो जाती है। What will be the solidification time of the same material of the cubical casting which is 8 times higher than the original casting? So what will be the solidification time? What will be the solidification time? अब ये solidification time किसके लिए हमें फाइंड आउट करना है? For another cubical casting, for another cubical casting of same material। मटेरियल हमने चेंज नहीं किया है। अगर हमने मटेरियल चेंज नहीं किया है तो K की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऑफ द सेम मटेरियल which is 8 times heavier than the original casting, कास्टिंग। मतलब एक कास्टिंग है जो कि 5 सेकेंड में सॉलिडिफाई हो रही है। मतलब मान लो 1 kg की है, वो 5 सेकेंड में सॉलिडिफाई हो रही है। ठीक है, एक दूसरी कास्टिंग और है, सॉरी, एक अनदर कास्टिंग है सेम मटेरियल की जो कि आपकी 8 kg की है, 8 टाइम्स हेवियर देन द ओरिजिनल वन। वो कितने टाइम में सॉलिडिफाई होगी उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको एज्यूम करना पड़ेगा। और क्या एज्यूम करना पड़ेगा? आपको एज्यूम करना पड़ेगा 2 क्यूबिकल कास्टिंग है। एक क्यूबिकल कास्टिंग छोटी सी है, दिस विल बी द क्यूबिकल कास्टिंग जिसकी साइड ए है।
एक बड़ी क्यूबिकल कास्टिंग है, सो दिस विल बी द बड़ी वाली क्यूबिकल कास्टिंग। सो दिस इज द लार्जर वन विच इज 8 टाइम्स हेवियर देन द प्रीवियस वन। सो इसका साइज है A डैश A डैश A डैश। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मास ऑफ द ओरिजिनल, mass of the original is m, then the mass of new casting will be 8 times of m. Mass of the new casting will be 8 times of m. यहां तक प्रॉब्लम कोई नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। व्हाट इज मास? मास क्या होता है? रो इंटू में वॉल्यूम, रो इंटू में वॉल्यूम होता है। क्लियर है यहां तक? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, देखिए अब हम इस फॉर्मूले का यूज करके, किसका? इस फॉर्मूले का यूज करके यहां पर हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, इस A और इस A डैश के बीच में क्या रिलेशन है, इस A और इस A डैश के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए इस इक्वेशन को मैं लेके चलता हूं। जब मैं इस इक्वेशन को लेके चलूंगा तो देखिए मास ऑफ न्यू को मैं लिखता हूं m डैश इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल मास, and this value will be equals to rho v dash equals to 8 टाइम ऑफ रो v। क्योंकि मटेरियल सेम है तो रो क्या रहेगा? सेम ही तो रहेगा। दिस रो टू रो विल बी कैंसिल आउट। और v डैश क्या है? a डैश क्यूब इक्वल्स टू 8 इंटू a क्यूब। अब देखिए यहां से a डैश की वैल्यू क्या आती है? a डैश विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a, a डैश विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a। अब बस हमें वही करना है। ठीक है, देखिए हमें निकालना है ts डैश, रेशियो ले लेंगे ts के साथ, विल बी इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? v बाई a स्क्वायर, और ये कौन सा है? ये डैश वाला है, डिवाइड बाय v बाई a स्क्वायर, ये कौन से वाला है? ओरिजिनल वाला है। सो दिस ts डैश अपॉन ts विल बी इक्वल्स टू, क्यूब के लिए v बाई a का क्या रेशियो होता है? v बाई a का रेशियो a बाई 6। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 6 स्क्वायर डिवाइड बाई a डिवाइड बाई 6 स्क्वायर। सो 6 to 6 विल बी कैंसिल्ड आउट। सो दिस ts डैश विल बी इक्वल्स टू, a डैश की वैल्यू क्या है? 2a। सो दिस वैल्यू विल बी 2a स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई विद ts, और ये यहां पर चला जाएगा ts। So a square to a square will be cancel out, and this ts dash will be equals to 2 into ts, और ts आपको दे रखा है 5 सेकेंड। So this will be 5। तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 4 5 20। So this will be 20 seconds। This will be 20 seconds। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि अगर हम वॉल्यूम डबल कर देंगे तो क्या होगा, अगर हम एरिया डबल कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि एक क्यूबिकल कास्टिंग है जिसमें सॉलिडिफिकेशन होने में 5 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन एक दूसरी क्यूबिकल कास्टिंग है जो कि 8 टाइम्स हेवियर है ऑफ द ओरिजिनल वन। 8 टाइम्स हेवियर मतलब उसका जो वेट है, उसका जो मास है वो क्या है? 8 kg है। क्या है? 8 kg। अगर पहले वाले का क्या है? 1 kg। ये सिंपल समझने का तरीका था। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे कर रहे हैं? इस क्वेश्चन को सोल्व हम ऐसे कर सकते हैं कि हम ओरिजिनल कास्टिंग का जो साइज है उसका मान लेते हैं a, और हमारी जो दूसरी कास्टिंग है जो कि 8 टाइम्स हेवियर है उसका साइज हम मान लेते हैं a डैश। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? देखिए मास वाला सिस्टम हम यहाँ यूज में ले लेते हैं। अगर ओरिजिनल का मास है m, तो न्यू वाले का मास क्या होगा? 8m, क्योंकि 8 टाइम हेवियर है। अब न्यू वाले मास को मैं क्या लिख रहा हूं? देखिए m डैश, दिस m डैश विल बी इक्वल्स टू 8m, m डैश विल बी इक्वल्स टू 8m। मास क्या होता है? मास होता है रो इंटू वॉल्यूम। रो क्या होता है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मास क्या होगा? रो इंटू वॉल्यूम। सो यहां रख दीजिए रो इंटू वॉल्यूम। m डैश की जगह क्या आएगा? रो डैश v डैश। m की जगह क्या आएगा? रो v। क्योंकि सेम मटेरियल है तो रो दोनों की क्या होगी? सेम। तो रो से रो क्या हो गई? कैंसिल आउट होगी। v क्या होता है? v क्या होता है? यहां पर v क्या होगा? v विल बी इक्वल्स टू a क्यूब। यहां पर v डैश क्या होगा? v डैश विल बी द वॉल्यूम, इट विल बी इक्वल्स टू a डैश क्यूब। तो v की वैल्यू हमने पुट कर दी, a डैश क्यूब इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ a क्यूब। तो यहां से हमें a
और ए डैश के बीच में रिलेशन पता चल गया। मतलब जो न्यू वाली कास्टिंग है ना, उसकी साइड पहले वाली साइड की 2 गुना है, 2 टाइम्स है। अब हमें बताया सॉल्डिफिकेशन टाइम किसके प्रोपोर्शनल होता है, v/a² के। तो हमें डैश वाले का, न्यू वाले का टाइम निकालना है। तो ऊपर कौन आएगा, डैश वाला, नीचे कौन आएगा, ओरिजिनल वाला। तो डैश वाले में क्या होगा, v डैश डिवाइड बाय a डैश का स्क्वायर, और v/a का रेशियो क्या होगा, a डैश डिवाइड बाय 6। नीचे क्या आएगा, v/a का होल स्क्वायर, तो v/a क्या हो जाएगा, a डिवाइड बाय 6 का होल स्क्वायर। तो 6 to 6 विल बी कैंसिल आउट, आपका ये कांस्टेंट है। a डैश की वैल्यू और a की वैल्यू के बीच में रिलेशन था, a डैश विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a। तो a डैश की जगह हम क्या लिख देंगे, 2a। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर होके 2 का वो 4 बन जाएगा। सो द रेशियो ऑफ द सॉल्डिफिकेशन टाइम ऑफ द न्यू कास्टिंग टू द ओरिजिनल कास्टिंग इज 4। अगर पहले वाली 5 में हो रही है तो दूसरे वाली 20 में होगी। पहले वाली अगर 1 में हो रही है तो दूसरे वाली किस में होगी, 4 में होगी। वही चीज है। तो हमने क्या करा है, रेशियो निकाल लिया है। क्या किया हमने, रेशियो निकाल लिया है। अब रेशियो निकालने के बाद टीएस चला जाएगा यहाँ पर। टीएस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा, 20 सेकेंड्स। क्या आ जाएगा, ये 20 सेकेंड्स आ जाएगा। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन आते हैं। यहां तक मैं अपनी क्लास को रोकता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि राइजर का डिजाइन कैसे किया जाता है। तब तक जितने हमने गेटिंग एलिमेंट्स पढ़े हैं आप सभी उनका रिवाइज कीजिएगा। जो जो फॉर्मूले हमारे यूज में आ रहे हैं उनको एक अलग से शीट में रखिएगा ताकि उसका आप टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।